हमें सदियों से ये बताने की कोशिश की गई कि हम हमेशा लूटने पीटने वाले हारने वाले लोग रहे। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है, भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT ने 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। तब से सेकुलरों और वामपंथियों को पानी भी हजम नहीं हो रहा है। वो लगातार मुंह से विष्ठा निकाल रहे हैं। इतिहास से खिलवाड़ न करें, वरना कुछ दिन बाद कहेंगे जब मोदी जी आए उसके बाद से सूर्योदय शुरू हुआ और न तो सूरज ही नहीं दिखता था देश में। ये न करें। अगर तुम इतिहास को अपने पन्नों से नोच दोगे तो इससे यह नहीं बदल जाएगा कि हम क्या रहे हैं। मोदी जी की सरकार मुगलों की तारीख को मिटा रही है। अब हम इस पर यह बोलना चाह रहे हैं कि 1653 में ताजमहल को शायद मोदी जी ने बनाया था। सब कुछ मिटाने पे आप लग जाएंगे तो ये लाल किला भी मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर उन्होंने कहीं जुल्म करे तो कोई बहुत सी अच्छाइयाँ भी थी उनके अंदर। मुगलों का इतिहास सामने मौजूद है। हमारे देश के अंदर उन्होंने 700-800 साल हुक्मरानी की है, लेकिन उन्होंने देश को दिया है, देश से यहाँ का लेकर नहीं गए। गौरतलब है कि NCERT ने ये बदलाव पिछले वर्ष ही किए थे, परंतु किताबों का वितरण न हो पाने के कारण यह लागू नहीं हो पाया था। जानकारी के अनुसार इस साल किताबें छप चुकी हैं और जो भी छात्र 12वीं कक्षा में प्रवेश लेंगे उन्हें अब नया सिलेबस ही पढ़ाया जाएगा। NCERT ने नागरिक शास्त्र, हिंदी तथा इतिहास के सिलेबस में बदलाव किए। इतिहास की किताबों से मुगल साम्राज्य से जुड़ा चैप्टर हटा दिया गया है, जिसके कारण सेकुलरों, वामपंथियों सहित कुछ राजनेताओं और खुद को मुगलों का वंशज मानने वाले खास वर्ग का पिछवाड़ा इस कदर दहक रहा है जैसे उन्हें गर्म तवे पर बिठा दिया गया हो। आलम यह है कि इनके पिछवाड़े से निकला धुआं अब खाड़ी देशों में भी मंडराने लगा है। जी हाँ दोस्तों, किताबों से मुगलों का चैप्टर गायब होने पर मुस्लिम देशों में भी अब बहस छिड़ गई है। वहां के मुस्लिम भी बिलबिला उठे हैं। इन मुस्लिम देशों में भी चर्चाएं जोर पकड़ चुकी हैं कि आखिर कैसे भारत ने मुगल आक्रांताओं से जुड़ा चैप्टर अपनी किताबों से हटा दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जयतु हिंदू राष्ट्रम अवश्य लिखें। हो सकता है यह वर्ड आपको थोड़ा कठिन लग रहा हो, लेकिन मेहनत करके कमेंट में जरूर लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन देशों के बारे में जहां सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं मुगलों से जुड़े चैप्टर को हटाने को लेकर। और ये तीनों देश ऐसे हैं जिनको भारत में रह रहा एक वर्ग अपना ऑफिशियल अब्बा मानता है। दोस्तों, भारत में 12वीं कक्षा के इतिहास की किताबों से मुगल साम्राज्य से जुड़े 28 पन्नों के एक अध्याय को हटाने पर विवाद खड़ा हो गया तथा कथित इतिहासकारों ने इस पर भारी नाराजगी जताते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य भारतीय इतिहास में मुगलों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्मृति से मिटाना है। और दोस्तों, इसको लेकर मुस्लिम देशों में भी बहस छिड़ गई है। मुस्लिम देशों की मीडिया ने इस विवाद को प्रमुखता से कवर किया है। अपनी रिपोर्टों में मीडिया ने इतिहासकारों के हवाले से लिखा है कि मुगलों को बदनाम कर इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश की जा रही है। यह सवाल उठता है कि क्या मुगलों को बदनाम करने की जरूरत है भी? अरे, बदनाम तो उसे किया जाता है जिसका अच्छा खासा नाम हो। मुगल तो पहले से ही बदनाम है। भारत में मुगलों की नाजायज औलादों को छोड़ दें तो बाकी दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो कहे कि भाई मुगलों ने भारत के लिए बहुत काम किया। मुगलों को हर जगह आक्रांता कहा जाता है, लुटेरा कहा जाता है, हिंदुओं की संस्कृति को मिटाने वाला विध्वंसक माना जाता है। राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, ज्ञानवापी सहित 72,000 मंदिरों को लूटने वाले नामदार कैसे हो गए? वो तो पहले से ही बदनाम है। कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी सहित हजारों मंदिर आज भी चीख चीख कर मुगल अत्याचारों की गवाही दे रहे हैं। इसीलिए विदेशी मीडिया को यह समझना चाहिए कि मुगल तो पहले से ही बदनाम है।
उन्हें बदनाम करने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने मुगलों को पाठ्यक्रम से हटाने के पीछे तर्क दिया है कि छात्रों पर पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने के लिए ऐसा किया गया है। परंतु NCERT का दिया गया यह तर्क किसी को समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों, भारत में किताबों से मुगल आक्रांताओं से जुड़े चैप्टर को हटाने को लेकर सऊदी अरब के एक बड़े अखबार ने इतिहासकारों और शिक्षाविदों के हवाले से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें हवाला दिया गया है भारत की ही एक संस्था का, जिसका नाम है इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस। सऊदी के इस अखबार में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का ही एक वक्तव्य छापा है, जिसमें इन संशोधनों की निंदा की गई है। जिसमें कहा गया है कि इसके जरिए NCERT ने भारत के अतीत की स्पष्ट रूप से पूर्वाग्रही और तर्कहीन धारणा पेश की है। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के सचिव प्रोफेसर सैयद अली नदीम रिजवी ने अरब मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह हिंदू बहुसंख्यक एजेंडे की इच्छा के अनुसार इतिहास को बदलने का एक प्रयास है। सऊदी अरब के इस बड़े अखबार में एक और प्रोफेसर की बात लिखी गई, जो थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक दक्षिण एशियाई इतिहास के प्रोफेसर फरहत हसन का कहना है कि किताबों में बदलाव मुगलों के सांस्कृतिक स्मृति को मिटाने का एक प्रयास है। भारत के इतिहास को फिर से लिखने का प्रयास किया जा रहा है। मुगलों ने हमारी संस्कृति को आकार दिया है। नृत्य, संगीत, वास्तुकला, खान पान और साहित्य को मुगलों ने महत्वपूर्ण रूप व आकार दिया है। आगे इस रिपोर्ट में JNU के प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी के हवाले से लिखा गया है कि किताबों में बदलाव एक खतरनाक प्रवृत्ति स्थापित कर रहा है। यह मुगलों के नामों को मिटाने तथा उन्हें बदनाम करने का प्रयास है। JNU के प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना ओझा के हवाले से चेतावनी दी गई है कि जिस तरह से इतिहास की किताबों से एक पूरा अध्याय ही गायब कर दिया गया है, इससे छात्रों को इतिहास समझने में काफी मुश्किल होगी। हमें इसके खिलाफ बोलने की जरूरत है। ये तो बात हुई सऊदी अरब की। अब बात करते हैं मुगलों को चाहने वाले उनके सेकेंडरी अब्बाजान तुर्की की। तो दोस्तों, तुर्की के सरकारी ब्रॉडकास्टर TRT वर्ल्ड ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि समाजशास्त्र की किताब से गांधी की हत्या में शामिल होने के आरोप में RSS पर कुछ समय के लिए बैन वाली बात को हटा दिया गया है। RSS प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक जननी है। ठीक इसी तरह कतर के अल जजीरा ने इस मुद्दे पर एक ओपिनियन लेख को छापा है, जो कि DU के प्रोफेसर अपूर्वानंद का है। इस लेख में कहा गया है कि 9 सालों तक सत्ता में रहने के बाद आखिरकार PM मोदी की राष्ट्रवादी सरकार ने मुगल साम्राज्य और दूसरे मुस्लिम शासकों को हरा दिया है। लेख में सवाल किया गया है कि मुगल और मुस्लिम शासकों की भूमिका को समझे बिना छात्र वर्तमान भारत को कैसे समझेंगे। अल जजीरा के इस लेख में आगे यह भी कहा गया है कि यह बदलाव मोदी की BJP के वैचारिक एजेंडे के अनुरूप है, जो भारत को केवल हिंदुओं की जमीन के रूप में चित्रित करना चाहता है। किताबों में मुगलों और मुसलमानों का हाशिए पर होना वही दिखाता है जो मोदी के भारत में मुसलमान वास्तविक जीवन में झेल रहे हैं। किताबों में हालिया बदलाव सांस्कृतिक नरसंहार का हिस्सा है। दोस्तों, इन विदेशी मीडिया की रिपोर्ट से ये बातें तो बहुत स्पष्ट है कि हिंदू नामधारी प्रोफेसर ही हिंदू संस्कृति के लिए सबसे बड़े खलनायक हैं। जमीन के 2 टुकड़े यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश मुसलमानों को दे देने के बाद भी यह कहा जाता है कि भारत देश हिंदुओं का नहीं है। लेकिन क्या यह बात सच नहीं है कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर ही किया गया था? अगर पाकिस्तान मुस्लिमों का है, बांग्लादेश मुस्लिमों का है, तो भारत हिंदुओं का क्यों नहीं है? यह कहते ही लोगों का सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। हिंदू राष्ट्र क्या सही मानों में आने वाला है? इसकी स्थापना होने वाली है। खैर, अब सवाल पर आते हैं कि मुस्लिम शासकों की भूमिका समझे बिना छात्र वर्तमान को कैसे समझेंगे। तो दोस्तों, इस सवाल से हम भी सहमत हैं, परंतु शर्त यह है कि मुस्लिम शासकों का सच्चा इतिहास पढ़ाया जाए, ना कि महिमा मंडित करने वाला। कहने का अर्थ है कि मुस्लिम शासकों ने जो ताजमहल, कुतुब मीनार आदि बनाए, उनके बारे में पढ़ाया जाए।
तो यह भी पढ़ाया जाए कि राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, ज्ञानवापी आदि 72,000 मंदिर मुस्लिम शासकों ने ही तोड़े और उन पर मस्जिद बनवाई। अगर मुगलों का नृत्य कला और संगीत में योगदान पढ़ाया जाए तो यह भी पढ़ाया जाए कि उनके हरम में कितनी हिंदू महिलाएं जबरदस्ती रखी जाती थी। यदि मुस्लिम शासकों का साहित्य में योगदान पढ़ाया जाए तो यह भी पढ़ाया जाए कि मुस्लिम शासनकाल में कितने हिंदुओं का नरसंहार हुआ, कितने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हुआ और कितनी बहन बेटियों के साथ कुकर्म हुआ। दोस्तों, इतिहास पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि हम उससे कुछ सीख लें ताकि भविष्य में हमारे साथ धोखा ना हो। परंतु तथाकथित इतिहासकारों ने हमारे इतिहास का प्रारूप ही बदल दिया। हमारे वेदों और पुराणों में अथाह ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन उसको इन्होंने अंधविश्वास से जोड़ दिया। कला, संगीत और संस्कृति हमारे वेदों में पहले से है। हमारे 6 शास्त्रों में वास्तुशास्त्र भी है और इसका प्रमाण है दक्षिण भारत के मंदिर जो हजारों साल से ज्यों के त्यों खड़े हैं, और वो भी ताजमहल के बनने से भी सैकड़ों साल पहले से, जिनके सामने ताजमहल पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण के समय कहा था कि हिंदुओं को मुसलमान से उतना खतरा नहीं है जितना कि उन हिंदुओं से खतरा है जो अपने निजी स्वार्थ के चलते मुसलमानों का साथ देते हैं। आजकल ये बात तथाकथित सेकुलर नेताओं और वामपंथियों में स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। इन तथाकथित वामपंथी इतिहासकारों के अनुसार भारत का इतिहास मुगल काल से ही शुरू होता है। उसके पहले भारत का इतिहास ही नहीं था। यहाँ तक कि रामायण और महाभारत आदि काल्पनिक ग्रंथ हैं, मिथक हैं, उनका इतिहास से कोई संबंध ही नहीं है। भले उनके हजारों प्रमाण न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के कोने कोने में हो। पिछले 75 सालों से एक एजेंडे के तहत भारतीय छात्रों को झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा था। 75 सालों से लगातार मुगल लुटेरों को महान बताया जा रहा था। उन्होंने कितने मंदिर तोड़े, कितने हिंदुओं का नरसंहार किया, कितनों का धर्म परिवर्तन कराया, कितनी बहन बेटियों की आबरू लूटी, मंदिरों से कितना सोना चांदी लूटा, यह कभी पढ़ाया ही नहीं गया। एक तरफ भगवान राम अपने पिता की आज्ञा मानते हुए राजपाट छोड़कर वन को चले गए थे, वहीं दूसरी तरफ राजपाट के लिए ही औरंगजेब ने अपने बूढ़े पिता शाहजहां को कारागृह में डाल दिया था। एक तरफ भगवान राम ने अपने भाई भरत को अयोध्या की राजगद्दी सौंप दी थी, वहीं औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह का सर काट करके पिता शाहजहां को भेंट किया था। लेकिन इन वामपंथियों और मुगलों की नाजायज औलादों को राम काल्पनिक लगते हैं तथा औरंगजेब उन्हें महान लगता है। वह उसे आलमगीर बताते हैं। याद कीजिए, आपने भी पढ़ा होगा कि आपकी किताबों में आलमगीर नाम से बाकायदा एक पाठ दिया गया था जिसमें औरंगजेब को बाकायदा महिमा मंडित किया गया था। उसे एक महान राजा बताया गया था। औरंगजेब के पूरे खानदान का वर्णन मिलता है हमें भारतीय इतिहास की किताबों में। लेकिन क्या आपको कहीं पर भगवान श्री राम के वंश का नामो निशान दिखाई देता है इन इतिहास की किताबों में? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और टीपू सुल्तान के शासनकाल का एक काला इतिहास है जो अकबरी नामा जैसी कई किताबों में दर्ज है, जिसको लिखने वाला कोई हिंदू नहीं है बल्कि मुस्लिम ही है, जो इन्हीं के काल में लिखा गया, इन्हीं के दरबारी लेखकों ने लिखा। लेकिन इसका वर्णन हमें किसी भी भारतीय इतिहास की किताबों में नहीं मिलता है। मुगल आक्रांताओं ने हिंदुओं पर कितने अत्याचार किए, कितने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, यह सब मुगलों के शासनकाल में लिखे गए इतिहास में दर्ज है। परंतु भारतीय छात्रों को वह इतिहास कभी नहीं पढ़ाया गया, बल्कि उन्हें वह इतिहास पढ़ाया गया जो वामपंथी इतिहासकारों ने मुगलों का महिमा मंडन करके मनगढ़ंत लिखा था। हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। पिछले 75 वर्षों में महाराजा विक्रमादित्य, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, संभाजी महाराज, महाराजा पोरस सहित ना जाने कितने वीर सम्राटों का इतिहास की किताबों से गायब कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता भी नहीं चला कि आपके साथ क्या हुआ। अभी मैंने जितने भी नाम लिए, कि आपने कभी इनके बारे में, इनका इतिहास गूगल के अलावा किसी किताब में देखा या पढ़ा है? भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण को यह मानते हुए इतिहास से बाहर कर दिया गया है कि वह एक काल्पनिक पात्र हैं, साथ ही वह हिंदुओं के भगवान हैं और इससे सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। वामपंथियों के अनुसार भारतीय इतिहास मतलब मुगल इतिहास, और वह भी मुगलों का महिमा मंडित करने वाला कपोल कल्पित इतिहास। परंतु झूठ आखिर कब तक चलता है? हर एक अति का एक ना एक दिन अंत जरूर होता है।
और अब जबकि एनसीईआरटी ने मुगलों का चैप्टर सिलेबस से हटा दिया है तो तमाम वामपंथियों और विशेष वर्ग के पेट में मरोड़ उठ रही। उनका खाना हजम नहीं हो रहा है, मुंह से विष्ठा कर रहे हैं। आलम यह है कि अब इन सबके आका खाड़ी देश भी कराहने लगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। सरकार के इस बड़े फैसले पर आपका क्या सोचना है? क्या आपकी आने वाली पीढ़ी पर इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।